देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, जब उसका शेप और साइज दोनों सेम हो। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम ये कहेंगे कि अगर कोई फिगर का शेप और साइज दोनों सेम होगा तो ही वो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब वन फिगर विल सुपर इम्पोज अदर फिगर, एक के ऊपर एक रख दें तो एक दूसरे को क्या करेगा, बिल्कुल सुपर इम्पोज कर लेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर दो फिगर का सेम शेप होगा या सेम साइज होगा तो अपन उन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस, ठीक है ना, 3 रेडियस का एक सर्कल बना लो, एक और सर्कल बना लो इतनी रेडियस का, जब इसके ऊपर एक और सर्कल बनाऊंगा सेम रेडियस का, नेचुरल सी बात है कि जो सर्कल ग्रीन वाला सर्कल है रेड वाले को ओवरलैप कर लेगा। टू रेक्टेंगल ऑफ सेम डायमेंशन, है ना, टू विंग्स ऑफ फैन, फैन के दो विंग्स खोलो एक के ऊपर एक रख लो, तो एक फैन का विंग्स जो होगा दूसरे को क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा। एंड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम लेंथ। तो सिंपल सी बात है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यह है कि अगर दो फिगर को यदि मैं एक के ऊपर एक रखता हूं, एक ट्रायंगल है मान लो ये, और कोई भी ट्रायंगल मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके ऊपर मैं यही एक और इसी प्रकार का सेम डायमेंशन का ट्रायंगल एक और रख दूं, तो अगर मैं ब्लैक वाले ट्रायंगल को ग्रीन वाले के ऊपर रखूंगा तो क्या तुमको ग्रीन वाला ट्रायंगल दिखेगा? नहीं दिखेगा, केवल ब्लैक वाला दिखेगा। या पीछे से देखोगे तो केवल ग्रीन वाला दिखेगा, ब्लैक वाला नहीं दिखेगा। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सुपर इम्पोज कर ले या एक फिगर दूसरे फिगर को सुपर इम्पोज कर ले तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और ऐसे फिगर का शेप और साइज दोनों सेम होता है, और ये इसका नोटेशन है कॉन्ग्रुएंसी। तो इस कॉन्ग्रुएंसी को अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ सिमिलर फिगर क्या होता है? कोई भी दो फिगर जिसका केवल शेप सेम हो। अगर फिगर का शेप सेम है केवल साइज सेम अब नहीं है तो ऐसे फिगर को अपन सिमिलर कहते हैं, उनका साइज विल बी डिफरेंट, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक सर्कल है, छोटा सर्कल 1 रेडियस का, और एक सर्कल है 3 रेडियस का, दोनों फिगर सिमिलर है, ठीक है, क्लियर, दोनों सिमिलर फिगर है लेकिन दोनों का जो है रेडियस अलग अलग होने के कारण इनका क्या हुआ, शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं। तो ऐसे फिगर जिसका शेप सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता, ऐसे फिगर को अपन क्या कहते हैं बेटा, सिमिलर फिगर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे उसे सिमिलरिटी मिल जाएगी। When two figures are congruent, they are said to be similar. But when two figures are similar, it does not imply congruency. ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे फिगर तो वो सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन अगर सिमिलर फिगर होंगे तो वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ये देखो, ये दो आपके पास स्क्वायर है, ये सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्रायंगल ये आपके सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दो लाइन सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इन सबका शेप तो सेम है, इन सबका शेप तो सेम है लेकिन इन सबका साइज सेम नहीं, ठीक। अच्छा, अब ट्रायंगल कब सिमिलर होगा वो समझिए। ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? तो दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए या किन्हीं भी दो फिगर की सिमिलरिटी के लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज एबीसी एक ट्रायंगल है एंड डीईएफ दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, दीज आर टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। एक ट्रायंगल ये हो गया आपका डीईएफ और एक ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी। अब मैं कर रहा हूं दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो दो ट्रायंगल सिमिलर उस समय होंगे जब इन दोनों ट्रायंगल का एंगल भी आपस में सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। रेशियो सेम होने को ही अपन कहते हैं प्रोपोर्शनल। रेशियो सेम होने का मतलब ही अपन क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, तो इन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? डी। बी का कौन है? ई। सी का कौन है? एफ। तो अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाए, ठीक है, साथ साथ इन ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो, साथ साथ जो साइड है ए बी और डी इनका रेशियो इक्वल हो जाए, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ। तो अगर साइड का रेशियो भी आपका इक्वल हो जाए और एंगल भी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए तो ही आप कहोगे दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए इन जनरल किसी भी दो फिगर की सिमिलरिटी के लिए या दो पॉलिनोमियल की सिमिलरिटी के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए या करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। रेशियो इक्वल का मतलब ही होता है बेटा प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये बात समझ में आई? किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, any two polynomial are similar, this is the condition not only for triangle। कोई भी दो polynomial कब सिमिलर होंगे? any two polynomial are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding any two polynomial लिख रहा हूं। मतलब अगर कोई रेक्टेंगल होगा, जैसे छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल है ना, पेंटागन या हेक्सागन होगा, तो उन सब के लिए भी सेम रिजल्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तभी हम कहेंगे कि ये दो आपके पास जो फिगर है वो क्या है? आपके सिमिलर है। अब जो पॉलीगन होता है वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, मालूम होगा क्या? कौन कौन से होते हैं पॉलीगन? एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मैंने यहां बताया हुआ है, इसमें मैंने लिखा पेज 118 पे कंडीशन दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की पेज 180 पे कंडीशन दे रखी है। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखो दो प्रकार के पॉलीगन होते हैं, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, एक है आपका कॉनकेव पॉलीगन और दूसरा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जैसे ये पॉलीगन बना जिसमें एक ना एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, कॉनकेव पॉलीगन कह सकते हैं। या आप ऐसा कह लो कि अगर कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं इस पॉलीगन के अंदर, उसकी लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इस फिगर के बाहर जा सकती है। ठीक है, तो इसे कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। और दूसरा तो कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप कोई भी दो पॉइंट ले लो फिगर के अंदर, उसकी लाइन को ज्वाइन करोगे तो वो पॉइंट, वो जो लाइन बनेगी वो हमेशा फिगर के अंदर होगी। कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसको आप लाइन ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा फिगर के अंदर होगी। इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर है? और जैसे मैंने एक पेंटागन बना लिया ए बी सी डी ई और दूसरा पेंटागन बना दिया पी क्यू आर एस टी। अब ये दो पेंटागन सिमिलर कब होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल ई इक्वल टू एंगल टी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये सब इक्वल होने चाहिए। साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डी अपॉन एस टी, ई ए अपॉन टी पी, ए बी अपॉन पी क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू एंड डी सी अपॉन एस आर, इन सबका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तभी ये पॉलीगन आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, उसी बात को थोड़ा सा और हमने समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा। समझ गए? ठीक ना, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो फर्स्ट पॉलीगन है, सेकंड पॉलीगन है, थर्ड पॉलीगन, तीन पॉलीगन बनाए मैंने। अब फर्स्ट पॉलीगन सेकंड पॉलीगन के सिमिलर है और सेकंड पॉलीगन थर्ड पॉलीगन के सिमिलर है, तो वी कैन से दैट फर्स्ट पॉलीगन इज सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन। ये फर्स्ट और सेकंड पॉलीगन सिमिलर है या सेकंड और थर्ड सिमिलर है, then we can say that first and third are similar। तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रीड पेज 118 टू 121। ये 3-4 पेज हैं, इनको आपको रीड करना है तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में करना क्या है। कुछ उसमें एक्टिविटी दी हुई है, उन एक्टिविटी को रीड करिए। ठीक है, तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सिंपल से हो गया, पॉलीगन आप कितने भी साइड का ले लो, 5 साइड का ले लो, 6 साइड का ले लो, n साइड का ले लो, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल है,
तो हम कह सकते हैं कि दोनों पॉलीगन क्या है आपके सिमिलर है। दूसरी चीज, अगर एक पॉलीगन दूसरे के सिमिलर है और दूसरा पॉलीगन तीसरे के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉलीगन तीसरे के सिमिलर है। ठीक है, और हम हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे, हम कॉनकेव पॉलीगन की बात नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट बोलो, क्लियर है ये? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं थेल्स थ्योरम पे। नोट करो, थेल्स थ्योरम या इसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio. मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल, line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect the other two side, then the other two side is divided in the same ratio. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए, जो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम ये कह रही है इफ अ लाइन, लेट्स से लाइन इज एल, हमने लाइन एल को ड्रॉ किया है पैरेलल टू वन साइड, हमने लाइन एल को ड्रॉ किया है पैरेलल टू विच साइड, वी ड्रॉ दिस लाइन एल और डी पैरेलल टू दिस साइड बीसी। ठीक है, हमने डी को बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने लाइन एल ड्रॉ किया या डी ड्रॉ किया, किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? इन दो साइड को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये लाइन क्या करेगी? ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब एडी अपॉन डीबी शुड बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये बोला ना, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स अगर लाइन एल हमने पैरेलल टू बीसी ड्रॉ किया, लाइन एल ने जिस पॉइंट पर ए बी और एसी कट किया, मतलब डी और ई, तो ये जो पॉइंट होंगे इस साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। सो व्हाट इज गिवन टू यू? तो पहली चीज गिवन है कि लाइन एल क्या है? पैरेलल टू बीसी है। सो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। ये लाइन एल जो है ये बीसी के पैरेलल है, दिस इज गिवन टू यू, और डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन एल क्या कर रही है? ए बी को इट इंटरसेक्ट एट डी एंड ए सी को इट इंटरसेक्ट एट ई। सो दीज आर द गिवन थिंग्स। नाउ व्हाट वी टू प्रूव? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो मुझे ये ट्रायंगल की साइड का लेंथ का रेशियो चाहिए। तो अब ये सोचो कि ट्रायंगल के इस साइड का रेशियो चाहिए, लेंथ चाहिए, इस लेंथ को मुझे इन्वॉल्व कराना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इस लेंथ को इन्वॉल्व कराना है। अब ट्रायंगल की साइड की लेंथ अगर इन्वॉल्व कराना तो एक तरीका है कि आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लो, उससे लेंथ तो इक्वल आ जाएंगी। और क्या तरीके से लेंथ को इन्वॉल्व कराया जा सकता है? सोचो, ये सोचो ट्रायंगल में साइड की लेंथ कहाँ कहाँ मिलती है, कैसे कैसे मिलती है? और ये हो गया डी ई, ये है आपके पास सीधा, एंड यू टू प्रूव दैट दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। इसका रेशियो आपको निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ, ये एडी जो साइड होगी इसकी लेंथ कैसे इन्वॉल्व होगी, और बीडी साइड की लेंथ कैसे इन्वॉल्व होगी? ठीक है, अब एरिया के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो बेस तो यहाँ एडी हो गया मान लो, हाइट कहां से निकालेंगे? तो हाइट अपन यहां से ले रहे हैं, ई से अपन ने एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हाइट बना, इसको अपन ने एफ कह दिया। अब बोले सर ये वाले ट्रायंगल का एरिया तो मिल जाएगा हाफ, बेस हो गया एडी और हाइट हो गया ई एफ ई। हाइट हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, अब ये वाला साइड कैसे मिलेगा? तो ये वाला साइड भी एक ट्रायंगल में इन्वॉल्व करा दो, तो इसको ज्वाइन कर दो। तो अब आपके पास डीबी जो साइड है वो भी ट्रायंगल बीडी में मिल गया, और ये भी हो गया हाफ बेस, बेस इज व्हाट? बीडी। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल बीडीई की हाइट कौन है? एफ ई है, यही है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, इसीलिए यही हाइट है, हाइट बाहर मिलेगी,
सॉरी BDE है, इस ट्रायंगल की हाइट भी आपको EF बाहर मिलेगी ट्रायंगल। क्लियर हुई बात? ठीक, तो हमने ये कहा कि एक काम करो कि F से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो AD या AB के ऊपर, और अगले बार कहेंगे D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो AE के ऊपर। ठीक है, तो हमने कहा FE एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं AD के ऊपर या AB के ऊपर। अब AB का पार्ट AD और DB दोनों है, तो FE परपेंडिकुलर दोनों पे हो जाएगा, AD पे भी हो जाएगा, DB पे भी हो जाएगा। बेटा अपन ऐसा ना सोचें, ऐसा दिमाग में ना रखें कि ABC अगर ट्रायंगल है तो यही बेस है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जैसे मैंने C से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया है तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ फॉर दिस एरिया। एरिया के लिए बेस पूछ रहा हूं, एरिया के लिए ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर मालूम है मुझे, तो ये तो हाइट होगी होगी भाई। जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वही तो हाइट होती है बेटा। ये तो हाइट अब है इस ट्रायंगल की, तो हाइट जिस पे परपेंडिकुलर है वो बेस है। आई बात समझ में? नॉर्मली अपन ऐसा जरूर कहते हैं कि भाई अगर ट्रायंगल ऐसा है तो कोई बोले बेस कौन है, तो हम कहते हैं हाँ साहब BC बेस है। तो जब हम BC बेस बोलते हैं इसका मतलब हम हाइट कहां पे लेंगे, हम हाइट ये लेंगे। नॉर्मली ऐसा जरूर कहते हैं, लेकिन बेस BC क्यों कहा गया, क्योंकि इस पे ये हाइट है। तो जहां पे ये एल्टीट्यूड आएगा, जहां पे ये हाइट आएगी, उसके उसी साइड को हम बेस कहेंगे। तो देखो इस डायग्राम में इन ADE, इस डायग्राम में हमने कंस्ट्रक्शन में DG परपेंडिकुलर लिया है, DG परपेंडिकुलर लिया है। तो अगर DG परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, AE बेस है। समझ गए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हो जाएगा हाफ बेस AE इंटू हाइट DG। सपोज कर लो कि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ABC। तो अगर आप बोलते हो सब A से हाइट खींचनी है, तो A से हाइट तो ये परपेंडिकुलर। अगर आप कहते हो B से हाइट लेनी है, तो B से हाइट जो आएगी ना वो यहां आएगी, B से हाइट इधर आएगी बाहर, परपेंडिकुलर। और आप बोलोगे नहीं साहब मुझे C से हाइट लेनी है, तो C से हाइट ये आएगी, ये हाइट होंगी इनकी। अगर ऑपोजिट ट्रायंगल ABC है तो ये मान लो AD हाइट होगी, BE हाइट होगी और CF हाइट होगी। These are the height for different sides. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर ABC है बेटा, तो A से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दिस इज द हाइट एंड दिस BC विल बी द बेस। अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो AC को मैं CA को एक्सटेंड करूंगा। सो B इज द हाइट एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज AC नॉट C। बेस AC ही लिया जाएगा, ठीक है, C नहीं लिया जाएगा। ये तो हाइट दिखाने के लिए साइड को एक्सटेंड किया है। सिमिलरली अगर मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो BA के एक्सटेंडेड साइड पे मिलेगी, तो दिस विल बी द हाइट एंड द बेस विल बी AB। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो एक हो जाएगा हाफ बेस BC इंटू हाइट AD, एक हो जाएगा हाफ बेस CA इंटू हाइट B, हाफ बेस AB, बेस इज AB इंटू हाइट CF। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इस प्रकार से उसकी हाइट अपन डिसाइड करते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा कि अगर दो पैरेलल साइड हैं और किसी भी एक साइड को मैं बेस लेता हूं, तो ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस बिटवीन टू पैरेलल साइड, भाई अगर BD को बेस लेता हूं और यहां B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, तो ये हाइट बनेगी, ये जो यहां जाएगी, बना नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बस, बनेगी। तो हाफ D इंटू दिस, और अगर मैं इसको बेस लेता हूं और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो भी यही सेम हाइट जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। भाई जो परपेंडिकुलर C से ड्रॉप होगा दैट विल बी
डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। अगर मैं इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो क्या स्थिति बनेगी? यहां से जो मैं डिस्टेंस लूंगा, ये जो परपेंडिकुलर लूंगा, और यहां से जो परपेंडिकुलर लूंगा, इसका परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी कि अलग अलग होगी? पहले ही बता दो। इक्वल होगी ना? क्यों? क्योंकि ये डी इज पैरेलल टू बीसी। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा सेम होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल डीईसी लूंगा और इसको बेस लूंगा तो हाफ बेस इनटू दिस हाइट। और अगर मैं ट्रायंगल बीडी लूंगा और इसको बेस लूंगा तो हाफ बेस इनटू दिस हाइट। और ये बेस भी कॉमन है और हाइट भी सेम है, तो नेचुरल सी बात है दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम हो गए। डी पैरेलल है बीसी के। अब मैंने कहा काम करो, इस डी साइड को एक्सटेंड कर दो। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं, तो बेस को मैं बी ले रहा हूं, तो इस बेस पे अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी इसको बेस मानूंगा ना। तो डी को बेस कब मानूंगा? जब इसके अपोजिट वर्टेक्स से मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ठीक, ये मान लो परपेंडिकुलर P1 हो गया। और अगर मैं ट्रायंगल ये वाला लेता हूं, अगर मैं ट्रायंगल DEC लेता हूं, फिर डी को बेस मान रहा हूं, तो बेस के लिए क्या करूंगा? अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। और ये लेंथ सेम होगी कि अलग होगी, इसका मुझे जवाब चाहिए। क्या इसको P1 कहूं कि नहीं कहूं? डी इज पैरेलल टू BC। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा, वो तो एक्चुअल में दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो होगा, यही P1 हो जाएगा। और बेस दोनों में B है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BD? हाफ बेस D into height E1. And what is area of triangle DEC? Half base DE into height P1. दोनों इक्वल हो गए। Therefore, we can say that these two areas are equal. Therefore, I can say that area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. और इसी को हम कहते हैं if between two parallel side, है ना, अगर दो साइड पैरेलल हैं, एरिया विथ सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल साइड हैव इक्वल एरिया। ट्रायंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल साइड, ट्रायंगल विथ, ये सेम बेस का मतलब यहां पे पैरेलल साइड ही एक बेस होगा। वैसे ही आप देख सकते हो कि अगर मैं बेस BC लूंगा, अगर बेस BC लूंगा तो ट्रायंगल BDC का बेस BC है और ट्रायंगल BEC का भी बेस BC है, तो ये बेस होगा और हाइट यहां से आप ले लो, सेम हाइट P1 ही मिलेगी। तो हाफ बेस इनटू हाइट, इस ट्रायंगल का भी एरिया देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, ये दोनों ट्रायंगल भी आपके पास सिमिलर, सॉरी एरिया इक्वल रहेगा। तो अगर दो पैरेलल साइड है और किसी भी एक साइड को मैंने बेस मान लिया ट्रायंगल का, ठीक है, तो किसी भी एक साइड को बेस मानते हुए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा बिटवीन टू पैरेलल साइड, द एरिया ऑफ दोस टू ट्रायंगल विल बी ऑलवेज इक्वल। क्लियर होगी बात? तो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा, मैंने प्रूफ भी आपको समझा दिया, फिर से समझ लो क्योंकि ये याद हो जाना चाहिए। अब मेरे अगली बार समझा रहा हूं तो ये मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, ABC और ये आपके पास एक लाइन है D, ठीक, और आपको गिवन क्वांटिटी क्या है? गिवन है D इज पैरेलल टू BC, यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। D पॉइंट इस पे, E इस पे। टू प्रूव दैट क्या है आपका? टू प्रूव दैट है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या लोगे?
कंस्ट्रक्शन लोगे, ज्वाइन बीई डीसी, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई एंड फ्रॉम डी ऑन अपोजिट साइड्स। ये मान लो ई एफ है और ये ई जी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लो, ज्वाइन बीई एंड डीसी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, ड्रॉ डीजी परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई। ठीक, क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देख लीजिए। अब पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हमको क्या चाहिए, एडी, एडी और बी डीबी इस साइड्स का रेशियो चाहिए। मैंने कहा साइड की लेंथ कहां मिलेगी, तो साइड की लेंथ तो मिलेगी एरिया में। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्योंकि मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है तो ये हाइट हो गई, और जैसे ये हाइट हो गई तो ये बेस हो गया। तो एडी बेस लिया जाएगा इस ट्रायंगल का और ईएफ हाइट ली जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी ई, so what is your height, height is EF and base is AD, so what is area, area of triangle ADE is equal to half base, base is AD and height is EF। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना कि जो ट्रायंगल ये वाला है BDE, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और मुझे BD लेंथ चाहिए। तो अगर BD को बेस मानूंगा तो BD का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ई से परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट होगी। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर BD को बेस लेना है, क्योंकि BD मुझे चाहिए, BD को अगर बेस लूंगा तो अपोजिट वर्टेक्स ई से जो परपेंडिकुलर मिला EF, यही आपकी हाइट हो गई। तो अब इसमें भी बेस और हाइट मालूम है, बेस इज BD, हाइट इज EF। तो इसमें भी एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज हाफ बेस BD और हाइट हो गया EF। अच्छा, अब मुझे ध्यान से देखो, मुझे तो रेशियो चाहिए था AD अपॉन BD का, तो इनको डिवाइड करने में मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। ये कैंसल, ये कैंसल, तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट AD अपॉन BD रिलेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया था। अब यही बात को इस वाले ट्रायंगल में लगाता हूं। अब इस ट्रायंगल में आता हूं, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADE, फिर से वापस वही ट्रायंगल ADE लिया। अच्छा, ध्यान से देखो, अब मुझे रेशियो चाहिए AE और EC का। तो अगर यदि AE को मैंने बेस माना तो अपोजिट वर्टेक्स कौन है इसका, D से जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसको हम हाइट ले लेंगे। तो हाइट कौन हो गया आपके पास, DG। भाई AE को बेस ले रहे हो तो ये हाइट है, और इसी ट्रायंगल में अगर DE AD को बेस ले रहे हो तो ये हाइट है। तो हाइट आपके पास DG हो गया, बेस हो गया AE, तो क्या हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is half base AE into height DG। फिर से ध्यान दो, DG जो है वो इस ट्रायंगल DEC के लिए भी हाइट है। देखो, ये जो रेड वाला ट्रायंगल है इसके लिए भी हाइट है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास देखिए, EC को अगर बेस लूंगा तो EC की अपोजिट वर्टेक्स D है, D से परपेंडिकुलर कौन हुआ, DG। जो परपेंडिकुलर हुआ EC एक्सटेंडेड पे यही हाइट होगी EC ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल वाले ट्रायंगल वाली हाइट मैंने बताई थी।
So now again I can say that area of triangle, कौन सा? Area of triangle DEC, this is half base EC into height DG. अब फिर इन दोनों का रेशियो निकाल लो. ये कैंसिल, ये भी कैंसिल. नाउ यू आर गेटिंग AE अपॉन EC. अब ध्यान दो, मुझे तो प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. देखो यही तो प्रूव करना है. अगर मुझे दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करना तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के लिए समस्या कहां कहां, देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम नहीं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों सेम होना चाहिए. जबकि हम जानते हैं DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं. रीजन क्या लिखोगे? सिंस व्हाट? triangle between same base and parallel side have equal area. Triangle having same base between parallel side have equal area. तो सेम बेस है और पैरेलल साइड के बीच में अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया हमेशा इक्वल होगा. तो अब क्या हुआ बेटा? ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC का एरिया इक्वल हो गया. तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ. फ्रॉम 2 से क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को क्या लिख दूंगा? BD. दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इसका रेशियो निकाल लो. तो ये रेशियो हो गया AD अपॉन BD. तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा देयरफॉर AD अपॉन BD is equal to AE upon EC. If a line is parallel to one side of a triangle, DE is parallel to one side of a triangle. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divide other two side in the same ratio. तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो DE क्या करेगा? दूसरी साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये था. ठीक. अच्छा, अब एक बात समझिए कि इसमें मैं क्या काम करता हूं, बोलता हूं मैं काम करो, उसमें 1 ऐड कर दो. तो AD अपॉन, मैं डायग्राम फिर से यहां बना रहा हूं. ABC है, ये D है और ये E है. मैं कह रहा हूं काम करो कि इसमें 1 ऐड कर देता हूं. तब क्या होगा? सो AD अपॉन BD प्लस 1 is equal to AE upon EC plus 1. So this can be written as AD plus BD upon BD and AE plus EC upon EC. And what about AD plus BD? This is AB. So it is AB upon BD. This, and what about AE upon EC? It is AC upon EC. तो इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. उसको मैं ऐसा कह सकता हूं AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC. ठीक है. अच्छा,
अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं कह इसको पलट के लिख दो, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। भाई जब ये रेशियो इक्वल है तो इसका रिवर्स रेशियो भी तो इक्वल होगा। अब मैं कहता हूं अब इसमें ऐड 1 कर दो, सो BD अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, जो हो गया BD प्लस AD और यहाँ एलसीएम हो गया AE, ये हो गया EC प्लस AE। अब व्हाट इज BD प्लस AD, देखो व्हाट इज BD प्लस AD, सो BD प्लस AD, BD plus AD is AB and EC plus AE is AC. So this is AB upon AD is equal to AC upon AE. So we can also say that if B is parallel to BC, then AD upon AB, उल्टा कर दो इसको, ज़्यादा better होगा. We can also write like this. ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर D पैरेलल टू BC है देन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अगर D पैरेलल टू BC है तो आप कोई भी 3 वे से इसको लिख सकते हो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, या AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, या AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC। You can write in any way. This is called basic proportionality theorem.